देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, पिछले महीने जहाँ मैं अगस्त की अगर बात करूँ तो वो कराची के लिए एज वेदर वाइज इतना अच्छा साजगार मौसम नहीं रहा कराची में, और साथ ही साथ जहाँ साजगार मौसम नहीं रहा, तूफानी बारिशें हुई। इनफैक्ट अगर मैं ये कहूँ कि महकमा मौसमियात के जो फिगर्स हैं, अगर हम उसके ऊपर जाएं और ऑफिशियल फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करें तो अकॉर्डिंग टू दैट 90 ईयर्स में सबसे ज्यादा बारिश जो है वो हालिया बारिशों के दौरान जो है वो रिकॉर्ड की गई कराची के अंदर, जिसमें बताया गया कि सिर्फ अगस्त के महीने में ही तकरीबन 231 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई, और साथ ही साथ 12 घंटे के अंदर बताया गया कि ये सबसे ज्यादा बारिश थी जो कि कराची शहर के अंदर हुई। कराची शहर ऐसा शहर है जो कि साहिली पट्टी से करीब है, हम सब जानते हैं। साथ ही साथ कराची शहर जो है एक मेट्रोपॉलिटन कॉस्मोपॉलिटन सिटी है जिसकी आबादी भी तेजी से बढ़ रही है। यहाँ पर आबादी का तनासुब दीगर शहरों के मुकाबले में ज्यादा है, और कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर और मसाइल की जहाँ बात होती है उसके ऊपर बार बार ज्यादा इसलिए भी शोर उठाया जाता है क्योंकि यहाँ पर बेशतर आबादी का जो हिस्सा है वो पढ़े लिखे लोगों पर शुमार होता है। कराची के लोग हमेशा से ही कोई भी ऐसा वाकया, देरीना मसला, कोई हादसा, कोई भी इस तरह की चीज रोनुमा होती है तो उसके ऊपर बड़े वोकल हमेशा से नजर आए हैं। पिछले दिनों भी हमने ये देखा कि जब कराची के अंदर हालिया बारिशों के जब वाकयात हुए तो उसके बाद कराची के अंदर एक इलाका जो कि एलीट क्लास का इलाका कहा जाता है, मोस्टली लोग ये कहते हैं कि सीबीसी और डीएचए के अंडर में जो एरिया आता है, वहाँ पे लोगों ने काफी प्रोटेस्ट किया इस हवाले से कि जी उनको जब शिकायत हुई, उनको तकलीफ हुई उस बारिश सिस्टम के बाद, जो उन्होंने प्रॉब्लम्स फेस किए उसको लेकर। बट सवाल ये भी उठता है कि जहाँ हम ये रिपोर्ट करते हैं कि इस तरह की चीजें हो रही हैं, जब मसाइल और प्रॉब्लम सामने आती हैं तो उसके बाद जहाँ पे अगर काम भी हो रहा हो तो मेरे ख्याल से उसके ऊपर भी बात करना बहुत जरूरी होता है। मैं अगर बात करूँ शहर में निज़ाम जिंदगी की तो सिर्फ किसी एक हिस्से में नहीं बल्कि पूरे शहर कराची की जहाँ बात होती है, बार बार कराची शहर को इसलिए खबरों का अहम हिस्सा भी हम बनते हुए देखते हैं कि इसके जो दरीना मसाइल हैं वो यहाँ की जो शहरी या सूबाई हुकूमतें हैं वो भी हल करने में नाकाम नजर आती हैं। कराची शहर की बार बार बात इसलिए भी की जाती है क्योंकि इसको रोशनियों का शहर कहा जाता है। बेशतर इंडस्ट्री का जो दारोमदार है वो कराची शहर के ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है। जैसे हालिया दिनों में हमने देखा जब टैक्स कलेक्शन की भी बात हुई तो सबसे ज्यादा कराची शहर की मार्केटों ने टैक्स जनरेट करके, रेवेन्यू जनरेट करके पूरे पाकिस्तान को दिया। बताया यही जाता है कि शहर कराची जो है वो बुनियादी मईशत की मानंद है, रीढ़ की हड्डी की मानंद है इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान को चलाने वाला भी शहर कराची है। शहर कराची बहुत सारे लोगों को पाले हुए है और बहुत सारे लोगों के दुख दर्द का मदावा भी करता है। आज जी जो हम बात करेंगे और आज कहाँ पर हूँ मैं मौजूद, यकीनन आप ये देख रहे होंगे कि आज बैकग्राउंड मुख्तलिफ है, और आज जो हम बैठे हुए हैं वो स्टूडियो में नहीं है, बाहर आके प्रोग्राम कर रहे हैं। कहाँ हूँ मैं आज ये भी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। मैं तारुफ चुप कराऊंगी कि कौन मेरे साथ मौजूद है, उनसे हम बात भी करेंगे, और साथ ही साथ कराची शहर के हवाले से ही जो एक बहुत मेजर इशू जब उठा सीबीसी का तो उस पर बात करेंगे। यकीनन आप लोग समझ गए होंगे कि मैं आज सीबीसी के ऑफिस में हूँ और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है सलीम भट्टू साहब हैं, सीईओ हैं सीबीसी के। उनको खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया सलीम भट्टू साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। सलीम साहब, हमने देखा पिछले दिनों में बहुत ज्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा आप लोगों को, और जब बारिशों के स्पेल आए, और मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स अपने इंट्रो में जैसे कि बता ही चुकी हूँ, दो के जहाँ पर क्रिटिसिज्म आ रही होती है वहाँ चैलेंजेस भी बहुत सारे होते हैं, एंड ऑल टुगेदर उन सब चीज़ों को लेकर चलना इट्स बिग चैलेंज अगेन इटसेल्फ। सो ये जो इशू हुआ ये क्यों हुआ और क्या वजह थी कि जो है इस तरह से बहुत ज्यादा फ्लेयर अप कर गया, और अब जो आप लोग कर रहे हैं काम वो किस तरह से प्लानिंग वाइज कर रहे हैं, थोड़ा सा ब्रीफ करें हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपने पहले खुद जिक्र किया कि अगस्त के अंदर जो ये मॉनसून का स्पेल आया वो एक अनप्रेसिडेंटेड स्पेल था, और उसके अंदर ऑलमोस्ट 12 आवर्स के अंदर कोई 231 मिलीमीटर बारिश हुई। वेयर इससे पहले 5 स्पेल मॉनसून के आए थे और ये छठा स्पेल था। जो 5 स्पेल थे वो जो सीबीसी के अंडर ड्रेनेज का सिस्टम था वो उसको बेयर कर गया, और वो उसके अंदर कोई ऐसा इशू नहीं आया।
बट हमारा जो सिस्टम डिज़ाइन है उसकी जो कैपेसिटी है वो 207 मिलीमीटर 24 आवर्स में है। जब 12 घंटों के अंदर बहुत ज़्यादा बारिश हुई और 231 मिलीमीटर के करीब बारिश हो गई, और अनफॉर्चुनेटली दो इशूज और इसके साथ शामिल हो गए। एक तो ये कि सी के अंदर बहुत हाई टाइड्स थे तो उसकी वजह से बैक वाटर फ्लो हुआ, और सेकंडली अगर आप अवेयर हों तो जो महमूदाबाद की उमाबाद का नला है जो कि DHA की लिमिट से गुजरता है, पूरे शहर का पानी उसके अंदर आता है, और वो जब तक नले का लेवल नीचे नहीं हो जाता, कुछ ड्रेनेज जो DHA की है और CBC की है उसके अंदर जाती है, तो उस वक्त तक वो ड्रेनेज के वाटर को लेता नहीं है पानी, महमूदाबाद की उमाबाद का नला, तो इस वजह से भी बैक वाटर फ्लो हुआ। लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस, जो हमारे मेजर फेजेस थे, फेज 1, फेज 2, फेज 4, फेज 5, फेज 5 एक्सटेंशन, ये हमने विद इन 72 आवर्स क्लियर कर दिए थे। फेज 6 के अंदर काफ़ी ज़्यादा मसला था, और उस मसले के अंदर भी टोटल जो CBC का एरिया है वो कोई 51 स्क्वायर किलोमीटर का है। उसके अंदर जो फेज 6 का है वो कोई 7 किलोमीटर है, 7 स्क्वायर किलोमीटर, और इसी तरीके से जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब एरियाज थे वो 1 स्क्वायर किलोमीटर के करीब बनते हैं, जिसमें बुखारी कमर्शियल था, छोटा बुखारी था, और उससे मुलिका इलाके थे। तो फिर हमने अपनी सारी एफर्ट वहाँ पे डेडिकेट करना शुरू की फेज 6 के अंदर। तो अल्टीमेटली कोई 7 सितंबर के करीब जाके हमने उस सारे इलाके को क्लियर कर दिया। इसके साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इसको जैसे सूबाई हुकूमत ने नेचुरल कैलेमिटी हिट एरिया डिक्लेयर किया। CBC एक म्यूनसिपल सर्विसेज फराहम करने वाला इदारा है जिसकी इस तरह के नेचुरल कैलेमिटी या डिजास्टर को मैनेज करने के लिए एज सच कोई उस तरह की कैपेसिटी या कैपेबिलिटी नहीं है। अब दुनिया में कहीं भी चले जाएं, किसी भी बड़े शहर में चले जाएं, वहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट के बाकायदा अलग इदारे हैं जो इस तरह के डिजास्टर को देखते हैं, और उसके अंदर जब अल्लाह ना करे कोई इस तरह का डिजास्टर होता है तो फिर उसको रेस्क्यू करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि फिर जब ये सारा सिनेरियो हुआ और ये जो छठा स्पेल आया, उसके बाद आपको अंदाजा तो हो गया होगा कि कहाँ कहाँ आप लोगों को प्रॉब्लम्स हैं, जो कि मेनली कि अगर कोई इस तरह का स्पेल आता है तो उससे निबर्दाजमा होने के लिए और उससे देखने के लिए कि किस तरह से चीज़ें मैनेज होंगी। तो आपने अब तक क्या क्या चीज़ों को जो है वो टेकन अप किया कि कौन कौन से वो इश्यूज आपको मेनली लगे और कहाँ कहाँ आपको लगा, और अब जो काम हो रहा है वो कौन कौन से फेसेस पे, किस जगहों पे ज़्यादा काम आप लोग कर रहे हैं? देखें, हमने पिछले 1 सितंबर ऑनवर्ड रिहेबिलिटेशन का काम शुरू कर दिया था, और 27 अक्टूबर तक बहुत मैसिवली काम हुआ है। मैं आपके साथ डाटा भी शेयर कर सकता हूँ। कोई मोर देन 14-15 किलोमीटर की टोटल मिला के हमने रोड्स उसके अंदर जितना प्रॉब्लम थी रिहेबिलिटेट की हैं। ऑलमोस्ट 1 लाख स्क्वायर फीट से ऊपर रोड के ऊपर जो पैच वर्क है वो किया गया है। इसी तरीके से जो स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन्स खराब हो गई थी, उनकी जो सरफेस थी वो खराब हो गई, वो कोई 8 किलोमीटर से ज्यादा रिहेबिलिटेट की गई है। सीवरेज के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहे थे, सीवरेज लाइन बहुत मैसिवली चोक हो रही थी, उन सारों को रिहेबिलिटेट किया गया है। जहां जहां हमें शिकायत मसूल हो रही थी वहां हमारी टीम पहुंच रही थी और उस सारे को रेक्टिफाई कर रही थी। इसी तरीके से गिजरी का ग्रेवयार्ड बड़ा बुरी तरह मुतासर था, उस सारे को हमने रिहेबिलिटेट किया है। तो जितने मेजर एरियाज थे उन सारों के अंदर काम हुआ है, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीजें नॉर्मल लाइफ हैं और बिल्कुल मुकम्मल कंट्रोल में है। अच्छा, ये भी बताइएगा सलीम भुट्टो साहब, जाहिर सी बात है जब इस तरह की सिचुएशन बनी बारिशों के बाद तो लोग बहुत ज़्यादा ट्रिगर अप हो गए, और ये भी बात सामने आई कि जी हम टैक्स बहुत देते हैं और सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन इसके बाद भी CBC हमारी चीज़ों को एड्रेस नहीं कर रहा। वो क्या कन्फ्यूजन्स थी, वो क्या चीज़ें थी जिसके ऊपर इतना ज़्यादा जो है फ्लेयर अप हो गया? देखें, मेनली जो लोगों का इशू है वो है वाटर शॉर्टेज से रिलेटेड, पानी की कमी से। ओके। CBC का अपना कोई पानी का सोर्स नहीं है। टोटल CBC की जो रिक्वायरमेंट है डेली की वो 16 MGD है, वेयर हमें वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जो डेली देता है वो ऑन एवरेज 4 से 4.5 MGD देता है, और उसके अंदर बहुत ह्यूज गैप है। मेनली लोगों की जो CBC के अगेंस्ट कंप्लेंट है वो यही है कि जी उनको पानी की कमी का बहुत मसला है, लेकिन CBC की अपनी लिमिटेशन है। साफ ज़ाहिर है आपकी डिमांड अगर 16 MGD है और आपको मिल 4 से 4.5 MGD रहा है, तो एक नॉर्मल डिमांड और सप्लाई का गैप है जिसको कवर करने के लिए, और स्पेशली ये सिचुएशन वर्सन हो जाती है जब गर्मी का मौसम आता है, तो उसके अंदर और कई दिनों में ऐसे भी हुआ है कि हमें नॉर्मली जो है 3 से 3.5 MGD मिल रहा था। तो मेनली जो लोगों को CBC से शिकायत थी वो पानी की कमी से मुतल्लिक थी। बाकी जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इशूज हैं
उनको बकायदा दोज आर बीइंग टेकन केयर ऑफ। और एक मैं और आपको बात बताता चलूँ, लोग कहते हैं कि वो टैक्स देते हैं, बट मैं आपको थोड़ा सा फर्दर क्लैरिफाई इस सेंस में करना चाहूँ कि लास्ट ईयर जो सीबीसी ने टोटल, बिकॉज सीबीसी को ना फेडरल गवर्नमेंट ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट कोई जो है ग्रांट या उस तरीके से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो लास्ट जो कलेक्शन हुई वो 3.6 बिलियन की थी लास्ट ईयर। और सीबीसी के अपने फिक्स्ड एक्सपेंडिचर जो हैं वो वेरी करते हैं 20 से 21 करोड़ के दरमियान पर मंथ। उसके अंदर कुछ 7 करोड़ सैलरी का बजट है, कंजर्वेंसी के कॉन्ट्रैक्टर को 5.5 करोड़ के करीब पे होते हैं। फिर इसी तरीके से जो इलेक्ट्रिक को बिल की मद में जाते हैं वो 2 से 2.5 करोड़ हैं। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को हम कुछ 3 से 3.5 करोड़ के दरमियान पर मंथ देते हैं। तो सारे मिला के 20-21 करोड़ रुपए। तो उसके बाद आप देखें कि सीबीसी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए ही बहुत कम अमाउंट बचती है, कुछ उसको फर्दर डेवलप किया जाए। बट इन सारे रिसोर्स कंस्ट्रेंट के बावजूद सीबीसी भरपूर कोशिश कर रहा है कि जो रेजिडेंट्स हैं उनको बेहतर से बेहतर फैसिलिटीज दी जाएं। आप कैंट के अंदर फिर लें, सफाई का सिस्टम आपको बेहतर नजर आएगा। स्ट्रीट लाइट के मेरे पास 17,000 पॉइंट्स हैं और ऑलमोस्ट जो रनिंग कंप्लेंट्स होती हैं वो 100 और 150 के दरमियान वेरी करती हैं, अदरवाइज सारे फंक्शनल होते हैं। इसी तरीके से आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को देख लें, सीवरेज के सिस्टम को देख लें। ज्यादा जो लोगों की शिकायत हैं वो पानी की कमी से मुतल्लिक हैं, लेकिन उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है सच। अच्छा, ठीक है। अच्छा सलीम भुट्टो साहब, आप ये भी बताएं कि खास तौर पे चूंकि अब आपने खुद भी बताया कि काम हो रहा है इस वक्त, और जो सीवरेज का जो मेजर प्रॉब्लम हुआ कि जी चौक हो गए सारे एरियाज, तो क्या अब आप कुछ जो नालों के हवाले से और सीवरेज लाइंस के हवाले से जो सारा काम है, क्या वो भी न्यूली उसको मेंटेन कर रहे हैं या उन्हीं पुरानी चीजों को या भी फर्दर जो है रिपेयर और मेंटेनेंस की तरफ जा रहे हैं? अच्छा, मैं आपको दो चीजें बताऊं। एक सीवरेज सिस्टम और एक स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन है। तो स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन जो सीबीसी के जुरिस्डिक्शन में या एरिया में आती हैं वो 42 किलोमीटर की थी। वो हमने मानसून से पहले सारों की सफाई कर दी थी। इवन महमूदाबाद की उमाबाद नाला जो सीबीसी की जुरिस्डिक्शन से गुजरता है वो कोई 2.8 किलोमीटर उसकी लेंथ है और उसकी विड्थ 55 फीट थी, जो कि कंप्रोमाइज होके वीड्स और बाकी सारी चीजों की वजह से 25 फीट रह गई थी। तो सारे को हमने खोल दिया। अगर वो हम उसको सफाई उसकी ना करते तो ये शायद डिजास्टर उससे ज्यादा होता। जहां तक आपने सीवरेज लाइन की बात की, तो सीवरेज लाइन के अंदर भी अभी हमने हर फेज के अंदर उसकी जो है सफाई का काम शुरू किया थ्रू विंचिंग, और वी आर क्वाइट होपफुल कि अगले 4 महीनों के अंदर हम इसको कंप्लीट करने में कामयाब हो जाएंगे। जहां तक आपने आइडेंटिफाई किया कि ड्रेनेज सिस्टम का जो फेज 2 है वो मिसिंग है, कुछ एरियाज हैं जहाँ पे नहीं है, उसके ऊपर काम हो रहा है। कंसल्टेंट हायर कर लिया है कंसर्न अथॉरिटी ने, वो उसके ऊपर काम करेंगे। जब वो काम कर लेंगे, पीसी 2 का चूंकि बन चुका है, कंसल्टेंट हायर हो चुका है, उसके बाद कंसल्टेंट इंजीनियरिंग एस्टीमेट्स बनाएगा, उस इंजीनियरिंग एस्टीमेट्स की बेसिस पे पीसी 1 बनेगा और फिर उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। ठीक है। अच्छा, इस सारे काम में, सारे सिनेरियो में आपको कहाँ पे कोई प्रॉब्लम और फेस होती हुई नजर आ रही है, या कहाँ समझते हैं कि जी आपको यहाँ असिस्टेंस मिलनी चाहिए? क्योंकि हम ये तो बिल्कुल यकीनन देख रहे होते हैं कि जी ये प्रॉब्लम्स हैं सारे और आइडेंटिफाई भी उसे कर रहे होते हैं, लेकिन जो आप अल्टीमेटली जो अगर मैं आपकी अपनी बात करूँ, अथॉरिटी है और जब सारे काम आप ग्राउंड पे करने जाते हैं तो एट टाइम्स आपको भी चीजें चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। तो अभी तक जैसे आपने वाटर बोर्ड का एक कहा कि जी शॉर्टफॉल है हमारे पास, 16 MGD की इस वक्त हमें जरूरत है, लेकिन 4.5 तक आपको मिल रहा है। इसके अलावा और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप समझते हैं कि देयर इज अ लैकिंग इनटू इट? देखें, इस सारी इमरजेंसी अर्बन फ्लडिंग और रेन इमरजेंसी के दौरान हमने काफी सारी चीजें एज एन ऑर्गेनाइजेशन सीखी है, जहाँ पे इंशाल्लाह अल्लाह ना करे इस तरह की सिचुएशन दोबारा हो। बट हैविंग सेड ऑल दिस, शायद अगर नेक्स्ट ईयर होती है तो हमारा रिस्पॉन्स इससे ज्यादा बेहतर और ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जो इश्यूज नजर आए, जो प्रॉब्लम नजर आए, जो मसाइल नजर आए, उनको हमने आइडेंटिफाई किया और अब हम उसके ऊपर होलिस्टिकली काम कर रहे हैं। मसलन एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि हमारे यहाँ चूंकि इस तरह की कभी ओवरऑल भी कराची में इस तरह की बारिशों का एक ट्रेंड नहीं था, तो हमारे यहाँ जो बड़े पंप्स थे जो कि डी वाटरिंग कर सकते हैं वो नहीं थे। तो अभी हमने रिसेंटली उसके ऑर्डर प्लेस कर दिए हैं, सप्लाई ऑर्डर दे दिए 2 बड़े पंप्स के, जो कि हमारे इलाके के लिए बहुत होंगे, जिनकी कैपेसिटी कोई 24,000 गैलन पर मिनट की है। ओके। तो इस तरह की चीजें हमने काफी अपने सिस्टम को रिविजिट किया है। एक जो असेसमेंट है, इम्पैक्ट असेसमेंट, वो दोबारा की है और उससे हम अब अपनी चीजों को फर्दर इम्प्रूव कर रहे हैं।
ठीक है, सही है। तो सलीम भुट्टो साहब के साथ हमने गुफ्तगू तो की है, अभी हम जाके डेफिनेटली आप विजिट भी कराएंगे, हम देखेंगे कि कहाँ कब पे क्या काम हो रहा है, तो वो भी सारी चीजें देखते हैं और अपने नाज़रीन को दिखाते हैं। तो अभी कल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर जब वापस आएंगे तो यकीनन हम उस फील्ड पे भी जाते हैं, साइट पे भी, खासतौर पे जहाँ पे ये सारा काम हो रहा है। वेलकम बैक नाजरीन। और जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले हम सलीम भुट्टो साहब से बात कर रहे थे, जो कि सीईओ हैं सीबीसी कैंटोनमेंट बोर्ड के, और उन्होंने बताया कि काम किस तरह से हो रहा है। इस वक्त मैं साइट पे एक खड़ी हुई हूँ जहाँ पे सीबीसी का काम हो रहा है, और सीबीसी के अंडर मतलब काम हो रहा है, और इस वक्त मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि लेबर लगी हुई भी है, और ये सारी चीजें ग्राउंड पे, फील्ड पे इस वक्त चल रही हैं। यहाँ मेरे साथ इस वक्त मौजूद होंगे डॉक्टर रिजवान, जो कि डिप्टी सीईओ है सीबीसी के। उनसे मैं पूछती हूँ कि आखिरकार अब यहाँ पे इस साइट पे ये क्या काम कर रहे हैं, और अब तक कितना काम हो चुका है, और मजीद आगे क्या काम होगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर रिजवान साहब, मुझे बताइएगा कि अब तक जो काम आप लोग कर चुके हैं थोड़ा सा वो बताएं, क्योंकि जाहिर सी बात है, जैसे कि हम जानते हैं हालिया बारिशों के बाद जो सिचुएशन इमर्ज हुई, और जो कि हम इंट्रो में भी अपनी ब्रीफ कर चुके हैं, सलीम भुट्टो साहब से भी बात हुई, और फिर अब ये जो काम आप लोग इधर साइट पे कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, कितने दिन से हो रहा है, और कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो ये बड़ी एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी किस्म की रेंज हुई थी, जो कि एक नॉर्मल रेंज से बड़े हट के थी, तो उसका डैमेज भी बहुत ज़्यादा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा जो हमारा नुकसान हुआ है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को हुआ है। तो हमारी रोड्स में आप जैसे देख सकते हैं बैकग्राउंड में ड्रेन्स डले हुए हैं। ये वो ड्रेन्स हैं जो स्पेसिफिकली रेन वाटर के लिए हैं या स्टॉर्म वाटर के लिए हैं। तो जब रेन हुई तो इनको काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ, जिसकी वजह से ट्रैफिक के फ्लो में और लोगों को ड्राइविंग के अंदर बड़ी दुश्वारी इसकी वजह से सामना करना पड़ता। तो इसके लिए हमने ये काम किया कि हमने स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स की रिहेबिलिटेशन शुरू की हुई है। ये डुअल पर्पस होगा, यानी इसमें पानी के फ्लो को भी बेहतर बनाया जाएगा, और उसके अलावा जो उसकी टॉप सरफेस है जो कि डैमेज हो चुकी है, उसको हम लोग दोबारा से रिपेयर कर रहे हैं और रिहेबिलिटेट कर रहे हैं, ताकि ट्रैफिक के फ्लो में जो है वो किसी किस्म की दुश्वारी ना हो मजीद। मुझे ये भी बताइएगा डॉक्टर रिजवान कि ये कितने दिन में आप लोग अब मुकम्मल कर लेंगे, क्योंकि लोगों की एक जो डिमांड थी आप लोगों से, वो ये थी कि स्पीडी वर्क हो, जल्द से जल्द उनके मसाइल हल हो। वो इस वजह से भी ज्यादा ट्रिगर अप हुए थे कि प्रॉब्लम्स हैं, और मैंने जैसे कि आगाज में भी कहा कि एलीट क्लास ज्यादा यहाँ पर इस एरिया की रेजिडेंट्स में है, तो फिर लोगों का ये भी मुतालबा आप लोगों से है, और वो एक्सपेक्ट करें कि आप जल्द से जल्द काम करें। तो ये जो काम हो रहा है अभी कितने दिन से स्टार्ट हो चुका है, और अभी मजीद और कितना टाइम लगेगा? ये जो काम है इसमें थोड़ा सा आपको बता दूं कि स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स की टोटल लेंथ 25 किलोमीटर है। इसकी जब हम टॉप सरफेस को रिपेयर करते हैं तो इसकी क्योरिंग में भी कुछ टाइम लगता है, तो हम लगभग 1 वीक में 1 किलोमीटर को हम कवर कर लेते हैं। टोटल लेंथ को कवर करने में जो मेन चैलेंज होता है वो ये कि ट्रैफिक के फ्लो को हमने मुतासर नहीं होने देना, क्योंकि जैसे अगर दोनों साइड्स पे रोड के ड्रेन्स हैं, अगर हम उसको साइमल्टेनियसली शुरू करते हैं तो ट्रैफिक का इशू आता है। इसी तरह हमें डाइवर्जन्स देनी पड़ती हैं, तो इसको बड़ा स्मार्टली हम लोग लेके चल रहे हैं ताकि लोगों को दुश्वारी भी ना हो और काम भी हमारा स्मूथली होता जाए। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ्स के अंदर इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगा। एक अच्छी स्टडी पेस पे ये काम चल रहा है, और लेकिन उसके साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि रेजिडेंट्स को कोई दुश्वारी ना हो कि हम बिल्कुल ब्लॉक कर दें रोड को। इसको हम लाजमी अपने उसमें कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, मजीद भी और दूसरी साइड से उसकी तरफ चलते हैं और देखते हैं कि और क्या काम हो रहा है। अभी हम एक और साइड पे दूसरे आए हैं डॉक्टर साहब के साथ, और डॉक्टर रिजवान इस वक्त हमें गाइड कर रहे हैं, जो कि डिप्टी सीईओ हैं सीबीसी के। सो अब यहाँ क्या हो रहा है और किस तरह से काम चल रहा है फील्ड पे, वो खुद ही बताएंगे। डॉक्टर रिजवान साहब, मुझे बताइएगा अब यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हैं और किस तरह से सारा काम हो रहा है? अच्छा, जिस तरह पहले हमने आपको एक साइट दिखाई, वो बेसिकली स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स थे जिनकी रिहेबिलिटेशन हो रही है। ड्रेनेज में जो दूसरा सबसे वाइटल रोल होता है वो सीवरेज लाइंस का है। तो दोनों एस्पेक्ट्स उसके हमें कवर करने पड़े हैं। जब रेन्स हुई बड़ी डेवास्टेटिंग किस्म की थी, बड़ी अनप्रेसिडेंटेड थी, तो उसकी वजह से बहुत सारा जो सिल्ट और सैंड थी वो लाइंस के अंदर चला गया। तो लाइंस की जो क्लीनिंग है वो 2 तरीके से हो सकती है, मैनुअली भी होती है और मैकेनिकली भी। तो हमने मैनुअली भी की है, लेकिन अब हम ये मशीन्स को एम्प्लॉय करके, विंच मशीन्स होती हैं जो लाइंस को क्लियर करती हैं, और ये लाइंस क्लियर करने से होगा कि जो भी नेक्स्ट आपकी हमारी कोई रेन आती है या उसके अलावा भी ड्रेनेज के सिस्टम के ऊपर से सारा लोड कम हो जाएगा। तो अब ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो चलता रहेगा, और ये हमारा एक शेड्यूल बना हुआ है, उसके मुताबिक हम लोग कर रहे होते हैं। अच्छा, इससे कितना ज्यादा आपको फायदा होगा खासतौर पे लाइंस को क्लियर करने में, क्योंकि
बेसिक जो मसला जो हम बार बार कराची शहर में सुनते हैं, ना सिर्फ सीबीसी या डीएचए के अंदर, लेकिन ओवरऑल शहर में हम देखते हैं बार बार इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात होती है, जिसमें सीवरेज का निजाम बार बार कहा जाता है कि वो बैठ गया है। तो क्या उसको इस सारे प्रोसेस से क्या हेल्पफुल होगा वो वापस से ठीक होने में, उसको और कितना टाइम लगेगा? इसमें ऐसे जी कि जो लाइंस बैठ गई थी, जिस तरह ये स्पेशली फेज 6 डीएचए का इलाका रिक्लेम्ड लैंड है, तो यहाँ पे जो सॉइल है वो सैंडी है। जब बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल हुई तो काफ़ी सारी लाइंस सेटल कर गई, तो उन लाइंस को तो हम रिप्लेस कर चुके हैं। उसका तो आप समझ लें कि मेजॉरिटी जो काम था वो सारा हो चुका है। लेकिन दूसरा एस्पेक्ट उसका था कि जो एग्जिस्टिंग लाइंस हैं जो अभी सेटल नहीं की हुई और काम कर रही हैं, उनको साफ़ किया जाए। तो उसके लिए ये विंच मशीन्स हैं। और जहाँ तक इसका एक्सटेंट का बात है कि ये कितना लंबा प्रोसेस है, जितनी रोड्स होती हैं सारी रोड्स के अलॉन्ग सीवरेज लाइंस चल रही होती है, तो ये एक बहुत बड़ा काम होता है। लेकिन ये हम साथ साथ करते रहेंगे, ये कंटिन्यूसली चलेगा। ये कंटिन्यूसली चलेगा। मजीद भी आगे साइट्स पे देखते हैं कि और आगे क्या काम हो रहा है। अच्छा, अब हम एक और साइट पर आए हैं, लेकिन बिफोर टॉकिंग अबाउट दिस साइट जो यहाँ पे काम हो रहा है, मैं जो रिजवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, उनसे मैं ये पूछूं, लेकिन इससे पहले मुझे एक बात अभी इन मीनवाइल याद आया कि मैं उनसे एक चीज और भी पूछूं कि जब हम लास्ट साइट पे गए थे जहाँ विंचिंग का काम हो रहा था, वहां पे जो स्लिट वगैरह निकलती है वो कहाँ डंप होती है? क्योंकि हमें पता है कि इस मामले पे भी बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स होती है। जहाँ सूबाई और शहरी हुकूमतों के जो अंडर एरियाज आते हैं वहां पे स्लिट्स ऐसी रह जाती हैं, डंप साइट्स पे जाती नहीं है और वहां पे डंप हो नहीं पाती। तो क्या यहाँ पर जो ये स्लिट निकल रही है और जो विंचिंग का सारा काम हो रहा है उसको किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, ये भी बहुत एक बड़ा मेजर पॉइंट है। रिजवान साहब, मुझे बताइएगा, जो अभी हमने लास्ट साइट पे देखा था जहां विंचिंग आपने बताया कि हो रही थी, तो वहां जो स्लिट निकल रही थी वो लैंडफिल साइट तक जाती है या क्या होता है, उसका क्या प्रोसेस है? सबसे पहले तो ये कि जो रेन की वजह से इसके अंदर मटेरियल आया, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। ये पहले जो रूटीन में जो इसके अंदर सिल्ट और सैंड और जो भी मटेरियल होता है सूएज का सॉलिड पार्ट, वो पहले कम होता था। रेन की वजह से ये इस वक्त पूरी लाइंस क्लॉग होना शुरू हो गई। जब हमने इसको साफ करवाना शुरू किया तो हमें अंदाजा हुआ कि ये बहुत ज़्यादा, तो इसके लिए जो जितना भी मटेरियल निकलता है वो बड़ा हैवी होता है, उस टाइम थोड़ा वेट होता है। उसको जो अगर किसी को नज़र आता है कि कुछ देर वो यहाँ पड़ा रहता है, तो वो धूप में उसको सुखाते हैं कुछ घंटे और उसके बाद उसको लेके जाते हैं ताकि वो इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली उसको यहाँ से ले जाया जा सके। जहाँ तक बात है उसको डंप करने की, तो कैंट एरिया से बाहर, और बल्कि आप समझ लें कि किसी भी रेजिडेंशियल या कमर्शियल एरिया से बाहर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की डेजिग्नेटेड साइट्स होती हैं, हमारा सारा सॉलिड वेस्ट जो यहाँ से कलेक्ट होता है वो भी वहीं पे डंप होता है लैंडफिल साइट्स में। और जो इस पर्टिकुलर वेस्ट के लिए जो भी लैंडफिल साइट्स हैं जो डेजिग्नेटेड हैं, ये वहीं पे लेके डंप किया जाता है। इसको विद इन कैंट एरियाज या रिहायशी या कमर्शियल एरियाज में डंप नहीं किया जाता। अच्छा, अब हम कौन सी साइट पर आए हैं और थोड़ा सा इस बारे में भी हमें ब्रीफ करें कि यहाँ पे क्या हो रही है एक्टिविटी? जैसा कि आपके नॉलेज में भी है, जो रोड्स हैं, जब भी पानी आता है, स्पेशली अगर पानी खड़ा रहे और तेज बारिश हो, तो उसमें रोड्स को बड़ा नुकसान होता है। उसमें पॉट होल्स बन जाते हैं, डिचेस बन जाती हैं, या बाज़ जगहों पे आपने देखा होगा कि रोड बन जाती है। मैं तो हमेशा कहती हूँ कराची में अब ट्रेंचेस बन गई हैं, डिचेस नहीं है। तो इसी तरह वो बाज़ जगहों पे रोड डिप्रेस भी कर जाता है, जिसको शायद आप कह रही हैं, जो एक लेंथ में या इस तरह सेक्शन में डिप्रेस गड्ढा बढ़ जाता है पूरा, जिसको कहते हैं कि पूरा ऐसा लगता है कि गड्ढे के अंदर, खासतौर पे जब हम जंप वगैरह पे गाड़ी चल रही होती है और कहते हैं ओ माय गॉड अब तो ये गड्ढे के अंदर चली गई गाड़ी पूरा, तो वो ट्रेंचेस की फॉर्म में हम तो कहते हैं कि वो जी। तो उसमें हम लोगों ने ये किया है कि उसकी फिलिंग करते हैं, जो भी प्रॉपर उसका प्रोसेस होता है, उसमें लेयर्स होती हैं डिफरेंट, वो लगाने के बाद हम उसके ऊपर पैच वर्क कर रहे हैं। अब रोड रिपेयर के हवाले से थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसके दो एस्पेक्ट्स हैं। एक एस्पेक्ट पैच वर्क है और एक एस्पेक्ट रोड कारपेटिंग है। अब वो इस तरह है कि जिस साइड पे अभी हम आए हैं ये पैच वर्क हो रहा है। इसकी थोड़ी पेक्यूलियरिटी ये है कि पैच वर्क हम किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू नहीं करवा रहे, हमने अपना सिस्टम डिवाइस किया और ये मटेरियल हम प्रोक्योर करते हैं कि NRL से, ये जो बिचुमन होता है, और हमारा अपना स्टाफ है जो डिपार्टमेंटली इसको पैच वर्क करता है। जहाँ तक इसकी एक्सटेंट की बात है, तो अब तक हमने 1,10,000 स्क्वायर फुट इस पे हम पैच वर्क अभी तक अपने CBC के एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम कर चुके हैं। अच्छा, एक चीज जो कि बहुत इम्पोर्टेंट मैं पूछना चाह रही हूँ यहाँ पे कि ये जो जमीन अभी हम जैसे मैं
मैं आपको बताऊं कि मैं ऑफ रिकॉर्ड भी जब डॉक्टर साहब से बात कर रही थी और वो ब्रीफ कर रहे थे उस वक्त भी कि ये वाकई जो नॉर्मल हमारे एरियाज में हम देखते हैं शहर के अंदर जो जमीन है और उसकी जो एक्सकवेशन है, जब खुदाई का प्रोसेस होता है तो वो इसलिए आसान होता है कि नीचे भी आपको जो है वो सरफेस मिल जाता है, एक हार्ड रॉक्स मिल जाते हैं, चीजें हो जाती हैं। इस एरिया में जो आप मुझे बता रहे थे, मैं चाहूंगी थोड़ा सा वो भी एक्सप्लेन करें कि वो क्या माजरा है। बेसिकली जहाँ पे भी रिक्लेम्ड लैंड होती है, जहाँ पे वो डेवलपमेंट होती है, तो उसकी डायनामिक्स बड़ी डिफरेंट होती हैं। तो डीएचए के भी कुछ एरियाज हैं जो कि बेसिकली सी से रिक्लेम करके बने हुए, तो वो एक पर्टिकुलरली चैलेंजिंग होता है क्योंकि उसमें एट टाइम्स नीचे बहुत सैंडी सॉइल होती है। तो वो तो आपको मट्टी मंडी मिलती होगी, नीचे रॉक्स नहीं होते होंगे, हार्ड फॉर्म नहीं। तो वो इन पर्टिकुलर बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता है। तो जब भी एक्सकेवेशन होती है तो उसके लिए बड़ी एक्स्ट्रा मेजर्स लेने पड़ते हैं, बड़ा कॉशियसली चलना पड़ता है और उसके लिए कुछ नॉर्मल रोड के एक्सकेवेशन में और ऐसी सैंडी जो अगर जमीन है नीचे और रिक्लेम जैसे कि सरफेस है, उसमें कितना फर्क होता है एक्सकेवेशन में और काम होने में? उसमें बेसिकली अगर आप रोड की बात करते हैं तो ये फर्क है कि इसमें बारिशों से इन रोड्स को ज्यादा नुकसान होता है। तो जो डैमेज अगर आप देख रहे हैं जो बहुत एक्सटेंसिव हुआ है, उसमें एक ये फैक्टर भी शामिल है। रेंज भी बहुत ज्यादा थी लेकिन ये फैक्टर। और अगर उस टाइम पीरियड की बात करें कि एक नॉर्मल रोड की एक्सकेवेशन और उसको बनने में, और अगर एक रिक्लेम्ड रोड है उसकी एक्सकेवेशन और उसको बनने में, क्या उसमें भी टाइम लिमिट का भी फर्क आता है? नहीं, उसका वो नहीं है, वो तो सिर्फ उसमें यानी आप समझ लें कि जो उसका डैमेज है, डैमेज के हवाले से उसमें फर्क होता है। हाँ जी, तो वो रोड का अदरवाइज जो भी रिपेयर का काम है या बनाने का है वो तो नेचर एक जैसी होती है। दूसरा मैं आपको ये ऐड करना चाहूँगा कि जो 1,10,000 स्क्वायर फुट अभी तक हम लोगों ने काम किया है, इसको हम अगले 2-3 मंथ्स के अंदर 2.5 से 3 लाख स्क्वायर फुट का हमारा टारगेट है कि हम पैच वर्क कंप्लीट कर लें पूरे, मतलब ये सीबीसी के एरिया में जो खास तौर पे इधर है जी। और स्पेशली उसमें जिस लोग ये भी क्लेम कर रहे थे कि जी यहाँ की सड़कें भी इतनी टूट फूटी हो गई हैं बाकी कराची के एरिया से जो कंप्लेनेंट्स की जो कंप्लेन्स आई थी। हाँ, नहीं, वो एग्जैक्टली जितना बड़ा एक कैटास्ट्रोफी आई है और बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड थी तो नेचुरली उसका डैमेज भी उतना है। लेकिन उसमें जो एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि जितना काम होना चाहिए था और जिस रफ्तार से होना चाहिए था वो हम लोग कर रहे हैं। दूसरा मैं आपको ऐड करना चाहूँगा कि जिस तरह हमने स्टॉर्म वाटर ड्रेन की आपको टॉप दिखाई थी जिसकी हम रिहेबिलिटेशन कर रहे हैं, उनकी साइड्स पे भी जब वो रिहेबिलिटेट हो जाती हैं तो साइड्स पे भी थोड़ा सा गैप एक होता है जो रह जाता है ताकि वो थोड़ा अनइवन होता है, उसकी भी हम पैच वर्क करते हैं एक लीनियर फॉर्म में। और दूसरा जो एस्पेक्ट मैं आपको पहले जैसे बता रहा था, दूसरा एस्पेक्ट है कि पूरे रोड्स की कारपेटिंग और पूरी रोड्स को नया हमने बनाना है। वो हमारे एनुअल डेवलपमेंट प्लान का हिस्सा है और वो साथ साथ होगा। अभी बहरहाल जिस साइड लगता है वैसे इतने सारे काम के बाद जो अब हो रहा है या जिस तरह से आप लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, लोगों का गुस्सा ठंडा होगा, रेजिडेंट्स कुछ खुश हुए हैं अब? नहीं, रेजिडेंट देखिए उनका डेफिनेटली, क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक मामला बन गया और वो लॉस भी हुआ लोगों का, भी हुआ तो लोगों का डेफिनेटली जो गम गुस्सा है वो भी बजाय। लेकिन थोड़ा सा इसको इस एस्पेक्ट को लाजमी तौर पे हमें कंसिडर करना पड़ेगा कि दिस वाज अनप्रेसिडेंटेड और ये किसी भी म्युनिसिपल बॉडी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है क्योंकि ये एक सिंपल रेन नहीं थी, ये एक डिक्लेयर्ड एक नेचुरल कैलेमिटी थी, नेचुरल डिजास्टर था। तो डिजास्टर जब होता है तो डेफिनेटली उसमें ये प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव बीन एबल टू डू अ लॉट रिगार्डिंग दिस। और उसमें ये है कि रेजिडेंट की तरफ से भी अब बड़ा पॉजिटिव फीडबैक आता है क्योंकि उनके सामने ऑन ग्राउंड काम हो रहा है, कोई क्लेम्स नहीं है, ऑन ग्राउंड आप देख सकते हैं कि ग्राउंड काम हो रहा है। इसके बाद एक साइट और बची है, बस हम वहां जाएंगे और वहां देखते हैं कि वहां क्या काम हो रहा है। वेलकम बैक नाजरीन। और इस वक्त हम कहाँ पर हैं ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इस वक्त जब हम बात करेंगे वो तो हमने बात की हालिया बारिशों से जो तबाही हुई थी और इसके बाद जो काम करी है सीबीसी, लेकिन आज एक नई चीज, एक नया काम जो यहाँ पे हो रहा है उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। और वो क्या है वो मैं थोड़ा सा डॉक्टर रिजवान से भी पूछती हूँ। रिजवान साहब बताइएगा, आज यहाँ पे लाने का क्या मकसद है? जी, ये जिस तरह आपको पहले हमने चीज़ें दिखाई वो रिहेबिलिटेशन वर्क था, लेकिन उसके साथ साथ कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन कुछ ऐसे इकदाम उठा रहा है जो डेवलपमेंट के हैं, लोगों के लिए बेहतर फैसिलिटीज़ लाने वाले प्रोजेक्ट्स हैं। उनमें से एक हमारा सी व्यू के ऊपर प्रोजेक्ट है। और जैसा कि आप सबको पता है कि कराची में जो मेन अट्रैक्शन है, सिर्फ कराची हाइट्स के लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो भी लोग पाकिस्तान से यहाँ आते हैं उन सब के लिए सी व्यू इज़ द मेन अट्रैक्शन। तो सी व्यू के ऊपर हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसके बेसिकली ये 2-3 हिस्से हैं।
उसमें एक आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक ये जो ग्रीन कलर है ये साइकिलिंग ट्रैक है ग्रीन कलर साइकिलिंग ट्रैक है जी। ये एक साइकिलिंग ट्रैक है जो इससे पहले कभी ये कॉन्सेप्ट कोई कहीं पे इंट्रोड्यूस नहीं हुआ कराची में, क्योंकि मौसम ऐसा है, हवा चलती है, लोग बाहर आउटडोर एक्टिविटीज। आजकल तो साइकिलिंग, और कोविड के बाद जब लॉकडाउन हुआ तो साइकिलिंग का रुझान वापस से बढ़ गया था। एग्जैक्टली, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। साइकिलिंग का बहुत ज्यादा ट्रेंड है और ये आइडियल लोकेशन है साइकिलिंग के लिए, क्योंकि खुली स्पेस भी है और हवा बहुत अच्छी होती है और व्यू भी समंदर का होता है। तो हम लोगों ने ये एक साइकिलिंग ट्रैक का प्रोजेक्ट शुरू किया है, लेकिन उसके साथ साथ ये जहाँ पे हम खड़े हुए हैं ये फुटपाथ, ये इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। फुटपाथ को दोबारा से बनाया जा रहा है। इसमें थोड़ा सा, क्योंकि कंक्रीट है, उसके अंदर एक नेचुरल ग्रीन एलिमेंट डालने के लिए यहाँ पे हम लोग साथ में ये कुछ प्लांटेशन भी हम लोग कर रहे हैं अलोंग द साइकिल ट्रैक। इसके अलावा साइकिल ट्रैक को सिक्योर बनाने के लिए, ताकि जो साइकिलिस्ट हैं उनको पेडेस्ट्रियन उसमें हिंडर ना करें, तो उसके लिए साइड पे हम लोग ये रेलिंग भी इंस्टॉल कर रहे हैं। अच्छा, ये अभी ग्रीन जो ये आपकी खास तौर पे ये जो पाथ बन रहा है, ग्रीन पाथ जो साइकिलिंग का, ये अभी कब शुरू हुआ और ये कब तक कंप्लीट होगा, और इसका जो सरफेस एरिया है, यानी कि वो कहाँ से स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, थोड़ा ये भी बताइएगा। जी, इसकी टोटल लेंथ जो है 3 किलोमीटर के करीब है और हमारे इस साइड पे आप देख सकती हैं एक मॉन्यूमेंट है निशाने पाकिस्तान। तो निशाने पाकिस्तान से लेके जहाँ पे अब्दुल सत्तार ईदी एवेन्यू को कट करती है इत्तेहाद रोड, वहाँ तक ये साइकिल ट्रैक है। काफी ह्यूज बनाया है। हाँ जी, ये तो 3 किलोमीटर लॉन्ग है काफी। हाँ जी। और दूसरा ये है कि ये इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 वीक्स के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन उसमें एक इशू ये है कि जो हमारे वर्किंग आवर्स होते हैं इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए, वो बड़े लिमिटेड होते हैं। सही, लोगों की वजह से, क्योंकि लोग शाम को यहाँ पे आना शुरू कर देते हैं और वो डिस्पाइट आर रिक्वेस्ट, हम तो लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं जो भी यहाँ पे लेबर लगी होती है, लेकिन लोग उससे कुछ कोऑपरेट नहीं करते और वो जगह नहीं देते काम करने के लिए। तो इस वजह से थोड़ा ये कराची हाइट्स, और जो कराची में लोग आ रहे हैं विजिट करने, चाहे वो कराची हाइट्स हैं या नहीं है, वो सीबीसी के रेजिडेंट्स हैं नहीं है, वो डीएचए के रेजिडेंट्स हैं नहीं है, लेकिन जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो उनको ये थोड़ी सी चीजें, मैं बार बार अपने प्रोग्राम में, जब मैं मॉर्निंग शो करती थी पहले से और इससे पहले भी जब मैंने जहाँ भी प्रोग्राम किया, मैंने हमेशा ये बात की कि सिविक सेंस हमारा डेवलप होना चाहिए, क्योंकि अब माशाल्लाह से हमें भी 70 साल से जायद हो गए इस मुल्क को बने हुए और इस मुल्क में रहते हुए, इस मुल्क को समझते हुए, तो यहाँ इस मुल्क की भी कुछ के प्रति भी हमारे कुछ जो है वो राइट्स हैं और कुछ हमारी जिम्मेदारियां हैं जिनको हमें निभाना चाहिए। और मैं देख रही हूँ कि ये अभी ट्रैक बन रहा है, लेकिन इसके ऊपर किसी ने वो पीक की भी है पान की, या कुछ किसी ने लिटर किया हुआ है, जो कि बहुत ही गलत है। और बार बार हम ये बात करते हैं कि जहां आप समझते हैं कि आपको जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो अथॉरिटीज एड्रेस करें, तो जहां अथॉरिटीज को प्रॉब्लम्स हो रही है वो एड्रेस करना भी आपकी जिम्मेदारी है। इट्स एन इक्वल एंड ओपोजिट, जिसे कहते हैं ना रिएक्शन, और दो तरफा ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों से बजती है, तो ये दो तरफा रिलेशंस होता है। ऐसे ही रोक साहब, आपने बहुत अच्छी एक बात की तरफ जो है लोगों की वो तवज्जो करवा दी। हमारी रिपीटेडली लोगों से रिक्वेस्ट होती है कि ये वो जगह जहाँ पे लोग थाउजेंड्स की तादाद में डेली आते हैं, तो अगर वो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा कर दें तो इसको मेंटेन करना हमारे लिए भी आसान होगा और जो लोग आएंगे उनके लिए भी मजीद ये चीज़ अट्रैक्टिव रहेगी। हम अपनी तरफ से पूरा कर रहे हैं, हम बेहतर से बेहतर चीज़ें कर रहे हैं। इवन आप ये देख सकते हैं कि ये इस साइकिलिंग ट्रैक के अलॉन्ग LED लाइट्स भी नई हम लोगों ने इंस्टॉल की हैं, तो जब ये फंक्शनल होगा तो आप इसमें रात में भी इसको यूज कर गिव अ ग्रेट व्यू। जी, बहुत अच्छा ये एक व्यू होगा। और ये एक थोड़ा सा इसमें यूनिक है कि जो इसकी सरफेस है उसका भी कलर हमने ये स्पेशल ये करवाया है, ताकि ये एक नुमाया भी हो और एक एक्सक्लूसिव इसमें साइकिलिंग के ट्रैक वाली एक फील भी आए। तो ये बहुत अच्छा काम हो रहा है नाजरीन इस वक्त यहाँ पे, आई मस्ट से, लेकिन उसके लिए आप लोगों की तवज्जो की और आप लोगों के कॉपरेशन और आप लोग की सपोर्ट की भी जरूरत है, क्योंकि जहां अगर आप चाह रहे हैं कि अथॉरिटीज आपके लिए फैसिलिटीज बर वक्त अच्छी आपको प्रोवाइड करें, तो वहां आपने भी करना है, क्योंकि अब ये एक अच्छा काम हो रहा है खासतौर पे उन लोग के लिए जो साइकिलिंग चाहते हैं करना, खासतौर पे वो लोग जो कि चाहते हैं कि जी अच्छा जो है वो हमें इन्वायरमेंट मिले, और सी व्यू के ऊपर बार बार लोग चाहते हैं कि जी हम अच्छी तरीके से जो है वो आए तो हमें चीजें मिले। लोग एग्जाम्पल दे रहे होते हैं कि बाहर गए वहां पे ये हो गया, बाहर गए तो वहां पे बड़ा अच्छा सी व्यू के ऊपर जो है वो मनाजर थे, बड़े अच्छे वहां पे कामिंग और बड़े अच्छी जो है वो साइट थी, बड़ी प्लेजेंट, बड़ी फैसिलिटीज और सारी चीजें हमें मिली, लिटर नहीं मिला।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप अपने मुल्क में होते हुए आप यहाँ पे कचरा फेंकते हैं। और मैंने बाहर बार देखा है, बहुत दफा देखा है कि लोग गाड़ी चलती हुई जा रही होती है और बाहर कचरा डाल रहे होते हैं, लोग खा पी रहे होते हैं, सी व्यू पे चल रहे होते हैं, वहाँ कचरा फेंक देते हैं। एक तो इस जगह की सफाई करना भी बहुत मुश्किल टास्क है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई चीज मट्टी के अंदर चली गई, वो नहीं मिल रही, कोई चीज टूट गई, कोई कचरा अंदर चला गया, उसको निकालना, उसको ढूंढना, ये एक एक्स्ट्रा उसमें एनर्जी जाती है। आम रोड जो पक्की जगह होती है वहां आपने कचरा डाला भी तो चलो वहां सफाई हो जाती है, झाड़ू लग जाती है, लेकिन ऐसी जगहों पे खासतौर पे जो हमारे पीछे सीवीयू का जो एरिया है इस वक्त, उस जगह की मैं बात करूँ, कच्ची एरिया की बात करूँ, वहां पे सफाई करना भी बहुत मुश्किल काम है। तो बहरहाल जैसे आप अपने घर को अच्छा और साफ सुथरा रखते हैं, अपने घर में आप कचरा नहीं डाल सकते, सेम एज मैं भी देख रही थी कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पे भी एक बड़ी अच्छी एक वीडियो बनाई किसी ने, हमारे सोशल मीडिया ट्रेंडर्स ने, बड़ा अच्छा उन्होंने उसको बनाया कि भाई अगर आप घर में अपने कचरा डालते रहेंगे तो घर की हालत कैसी हो जाएगी, कि आपने पानी पी बॉटल वहीं फेंक दी, जूस पिया वहीं फेंक दिया, रोटी वहीं डाल दी, कुछ ना कुछ खाने का वहां डाल दिया। तो जिस तरह वहां की सिचुएशन होगी, ऐसे ही मुल्क भी अपना एक घर है और मुल्क को भी साफ सुथरा रखने की हमारी अपनी जिम्मेदारी है। सो आई मस्ट से आज का मैसेज भी ये खासतौर पे मैं दूंगी, सिविक सेंस पे हम बार बार बात भी करते हैं, आप रोजाना पॉलिटिकल सारी चीजें देखते हैं, लेकिन आज ये थोड़ा सा हटके, क्योंकि अपना कंट्रीब्यूशन भी एक होता है कि मुल्क के लिए, वतन के लिए अपना कंट्रीब्यूशन भी देना, अपने लिए अपनी चीजें भी देना। और मेरा आपसे हमेशा यही रिक्वेस्ट होती है, बीइंग अ कराची हाइट, मेरी खुद भी अपनी आपसे रिक्वेस्ट होती है कराची वालों से खासतौर पे, कि प्लीज ट्राई टू फिगर इट आउट कि जी कहाँ चीजें गलत हो रही हैं और कहाँ हमें जो है ना चीजों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भी जो है वो प्ले आउट करना है। तो ये जो पीछे इन्होंने जैसे यहाँ पे डस्टबिन लगाए थे कुछ दिन पहले सीबीसी ने, और वो फिश डस्टबिन फॉर्म में थे, उसको लोगों ने झूला बना लिया, वो सारे डस्टबिन तोड़ दिए। तो अगर वो कोई काम इनिशिएटिव ले भी रहे हैं, आपके लिए कुछ अच्छा करना चाह भी रहे हैं, तो उसको आपने यकीनी बनाना है कि वो लॉन्ग लास्टिंग हो उनका इनिशिएटिव और उसको वो अच्छे तरीके से कर सकें। तो अब ये जो ग्रीन ट्रैक यहाँ पे बन रहा है साइकिलिंग का, दिस इज अ गुड इनिशिएटिव, ये एक अच्छा काम कर रहा है सीबीसी। और प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी वंस अगेन इस प्लेटफॉर्म से, खुद भी कहूंगी कि आप इसका ख्याल रखें, डोंट पीक ओवर यार, यहाँ पे आप स्पिटिंग ना करें, सारी चीजें ना करें, और ख्याल रखें क्योंकि ये आपकी अपनी चीज है, आपके अपना सारा चीज है। और खासतौर पे यहाँ सीवीयू पे भी लेटर ना करें प्लीज, जो आप इस तरह थ्रो कर देते हैं और सामने चीजें नजर आ रही होती हैं। इस चीजों के लिए बार बार लोग कैंपेन का हिस्सा बने, हमारे मुख्तलिफ एंकर्स, सेलिब्रिटीज, टीवी आर्टिस्ट जो सारे दूसरे हम देखते हैं कि वो बार बार आपको बताते भी हैं, अपने ट्विटर अकाउंट से, सोशल मीडिया पे भी अवेयरनेस हो रही होती है, टीवी चैनल्स पे भी हो रही होती है। आज का प्रोग्राम करने का मकसद यही है कि प्लीज बी अवेयर ऑफ इट, और सारी चीजों को आप अपने तौर से ख्याल भी रखें। और खास करके मैं लास्ट में यही कहूंगी कि प्लीज ये जो सिविक सेंस हमारा है वो बिल्ड करें, और पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों को दें, और घर में भी एक दूसरे से बात करें सिविक सेंस के ऊपर भी, क्योंकि ये बहुत जरूरी है माशरे में किस तरह रहना है, किस तरह चलना है, क्योंकि ये माशरा आपका अपना घर है, ये मुल्क अपना घर है। जहाँ घर आपका अपना है वहीं शहर, सूबा, मुल्क भी आपका अपना है, और इसकी भी हिफाजत आपकी अपनी जिम्मेदारी है। इसी के साथ अपनी मेजबान रिदा सैफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।